प्रिय विद्यार्थियों, यदि 1 मार्च को आप अपना वाणिज्य का पेपर बेहतर तरीके से देना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्नों की श्रृंखला थी प्रिय विद्यार्थियों, जो आप लोग के लिए उपलब्ध कराई गई है। तो 1 मार्च के दिन है आप लोगों का वाणिज्य का पेपर प्रिय विद्यार्थियों। तो जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को देखिए भी और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिए। पार्ट वाइज मैंने यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों बनाया था। यहाँ पर सेशन देखिए, यहाँ पर जो है और जितने भी भागों को आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर विद्यार्थियों जो है मुख्य रूप से यहाँ पर 70 प्रश्न हो चुके थे आप लोगों के। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं 71वें प्रश्न से। देखिए हम लोग का 71वां प्रश्न क्या है फिर विद्यार्थियों, वाणिज्य का कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि 1 मार्च को आपके लिए बहुत ही कारीगर साबित होने वाला है। तो जबरदस्त तरीके से देखिए और जबरदस्त तरीके से पूरा का पूरा इसका स्टडी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने क्लासमेट पर। सामाजिक बचत से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, सामाजिक बचत का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? वह धनराशि होती है जो सामूहिक रूप से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बचाई जाती है। ठीक है ना, उसको हम लोग सामाजिक बचत बोलते हैं। सामूहिक रूप से देखा जाए तो कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जो है बचाने का धनराशि का जो काम होता है उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक बचत बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामाजिक बचत बोलते हैं। 72वां देखिए प्रश्न क्या है, सरकारी योजनाओं में बचत करने के लाभ क्या हैं? देखिए क्या होता है विद्यार्थियों, मुख्य रूप से जो है कर लाभ हो गया, सुरक्षित निवेश हो गया और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का काम जो होता है वो सरकारी योजनाओं में बचत करने का ये महत्वपूर्ण रूप से लाभ देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पेंशन योजना क्या होती है? 73वां हम लोग का प्रश्न है, पेंशन योजना क्या होती है? यह एक बचत योजना होती है विद्यार्थियों जिसमें वृद्धावस्था में नियमित आय प्राप्त होती है। क्या होता है? वृद्धावस्था में जो होता है नियमित रूप से जो होता है आय प्राप्त होने का जो व्यवस्था होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेंशन योजना कहते हैं ना। और ये एक बचत योजना के तहत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अब देखते हैं 74वें प्रश्न को। 74 प्रश्न क्या है हम लोग का? स्वैच्छिक बचत से क्या तात्पर्य है? स्वैच्छिक बचत से क्या तात्पर्य है? तो स्वैच्छिक बचत क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? स्वैच्छिक बचत जो होता है वह बचत होता है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी आय से बचाकर निवेश करता है। स्वैच्छिक बचत क्या होता है? मुख्य रूप से वह बचत होता है जिसमें व्यक्ति क्या होता है अपनी इच्छा से अपनी आय से बचाकर कहीं और जगहों पर निवेश करने का काम करता है, उसे हम लोग स्वैच्छिक बचत बोलते हैं। 75वां देखिए प्रश्न क्या है? 75, अनिवार्य बचत क्या होती है? अनिवार्य बचत जो होता है प्रिय विद्यार्थियों उसे हम लोग वो क्या होता है और क्यों जरूरी होता है ये हम लोग का देखिए प्रश्न है। तो अनिवार्य बचत क्या होता है? वह बचत अनिवार्य बचत वह होता है जो सरकार या नियामक संस्थाओं के द्वारा जो होता है अनिवार्य रूप से किसी योजना में जमा करनी होती है। जैसे क्या हो गया? पीएफ हो गया ना, ये भविष्य निधि हो गई, ठीक है ना, फ्यूचर फंड के रूप में देखिए ना। 76 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए क्लासमेट पर अपने, ताकि आप भी लाभ उठाएं इसका और दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। वाणिज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग को नियमित रूप से मिलती है प्रिय विद्यार्थियों इस पर, और जबरदस्त तरीके से क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए क्योंकि अब अंतिम चरण में आप लोग का एग्जाम है। 1 मार्च को आपको जाना एग्जाम देने। मुद्रास्फीति का बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है? बचत की वह क्रय शक्ति को कम कर देती है जिससे बचत का वास्तविक मूल्य घट जाता है। मुद्रास्फीति बचत की क्रय शक्ति को कम कर देती है जिससे बचत का वास्तविक मूल्य जो होता है वो घट जाता है, जिसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। 77 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थी। देखिए 77वां प्रश्न क्या है हम लोगों का? व्यक्तिगत वित्तीय योजना में बचत का क्या महत्व है? व्यक्तिगत वित्तीय योजना में बचत का क्या महत्व होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों यह जो होता है वो आपातकालीन स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, भविष्य की जरूरतों के लिए देखिए महत्वपूर्ण रूप से होता है व्यक्तिगत वित्तीय योजना जो बनाई जाती है, और निवेश के लिए पूंजी तैयार करने में यह महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होता है। ठीक है ना, जब भी जरूरत पड़ती है तो वहां पर जो होता है मुख्य रूप से ये अवेलेबल रहता है। निवेश के लिए सोचने की जरूरत फिर नहीं रहती है ना, कि क्योंकि वो पूंजी पड़ा रहता है, और पूंजी जब पड़ा रहता है तो पूंजी को कहाँ पर यूज करना है, ऑटोमेटिकली जो है व्यक्ति का दिमाग काम करने लगता है फिर उस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 प्रश्न की ओर। देखिए 78वां हम लोग का प्रश्न क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या लाभ है? देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में हम लोग बात करें तो सुरक्षित निवेश का एक विकल्प होता है ये, ठीक है ना।
फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? सुरक्षित जो होता है निवेश का एक विकल्प होता है जिसमें निश्चित समय के बाद जो होता है ब्याज सहित पूंजी प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया गया है, यानी इतने अमाउंट को क्या किया गया है, फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया गया है। तो जो ये होता है मुख्य रूप से ब्याज सहित ये पूंजी जो होता है व्यक्ति को उपलब्ध होता है या उसे मिलता है, ठीक है ना, जब उसका समय अवधि समाप्त होता है। तो 79 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए डाकघर बचत खाता क्या है? देखिए डाकघर बचत खाता क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों यह जो होता है यह एक सरकारी बचत योजना है। क्या है? सरकारी बचत योजना है। डाकघर बचत खाता जो होता है यह एक सरकारी बचत योजना होता है जिसमें होता क्या है, जिसमें सुरक्षित जो होता है धन जमा करने और ब्याज अर्जित करने की सुविधा होती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग डाकघर बचत खाता बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको लोग? डाकघर बचत खाता। ये सरकारी बचत योजना के तहत होता है व्यवस्था जिसमें सुरक्षित धन जमा करने और ब्याज के साथ जो है धन को जो है प्राप्त करने का ये एक साधन होता है, ठीक है ना। ये भी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हम लोग अब 80वें प्रश्न की ओर। देखिए स्थिर संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? वे संपत्तियां जो लंबे समय तक जो होता है व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं। लंबे समय तक जो देखिए व्यवसाय में क्या होता है, उपयोग होता है, तो उसको हम लोग स्थिर संपत्ति बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं हम लोग। वे संपत्तियां जो लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं, जैसे देखिए भूमि हो गया ना, भवन हो गया, मशीनरी हो गया, ऐसे तमाम चीजें जो हो गई प्रिय विद्यार्थियों जिसको हम लोग स्थिर संपत्ति के रूप में देखते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। देखिए चालू संपत्ति क्या होता है, जिसे हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। क्या होता है? वे संपत्तियां जो एक वर्ष के भीतर नगद में परिवर्तित की जा सकती हैं, जैसे स्टॉक हो गया, देय खाते हो गए आदि। ये सभी चीजें जो होती है इसको हम लोग चालू संपत्ति के रूप में बोलते हैं। जब व्यक्ति को इच्छा किया तब वो जो है वर्ष के अंदर जो है उसको वो क्या कर सकता है, नगद में एक्सचेंज करा सकता है। गुप्त आरक्षित निधि क्या होती है? सेक्रेट रिजर्व। देखिए यह वह आरक्षित निधि होता है फिर विद्यार्थियों जिसे क्या होता है, बैलेंस शीट में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता है, ठीक है ना। एक आरक्षित निधि होता है जिसे बैलेंस शीट में जो होता है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता है। यह हम लोग का प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 83वें प्रश्न की ओर। हम लोग व्यापार छूट, ट्रेड डिस्काउंट और नगद छूट, कैश डिस्काउंट में क्या अंतर है ना। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या अंतर है, जिसे हम लोग व्यापार छूट और नकद छूट कहते हैं। देखिए व्यापार छूट क्या होता है, थोक व्यापारी पर दी जाती है। जो व्यापार छूट होता है किस पर दी जाती है, थोक खरीद पर दी जाती है, जबकि जो नगद छूट होता है वो तत्काल भुगतान करने पर दी जाती है, ठीक है ना। तो व्यापार छूट क्या होता है, थोक खरीद पर दी जाती है, जबकि नगद जो छूट होता है वो तत्काल भुगतान करने पर दी जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मुख्य रूप से जो नगद छूट के रूप में। तो व्यापार छूट और नगद छूट जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाने वाला अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पर 84वां। देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, व्यापार लेन देन जिसे हम लोग ट्रेड डेप्टर्स बोलते हैं, कौन होते हैं? व्यापार देनदार या ट्रेड डेप्टर्स होते हैं कौन होते हैं? वे ग्राहक जो उधार पर खरीदी गई वस्तुओं के लिए भुगतान करने वाले होते हैं। उधार पर खरीदी गई वस्तुओं के लिए भुगतान करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम लोग ट्रेड डेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना, व्यापार देनदार बोलते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। 85वां देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, व्यापार लेनदार। व्यापार लेनदार जिसे हम लोग ट्रेड क्रेडिटर्स बोलते हैं, कौन होते हैं? व्यापार लेनदार देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स जो होते हैं कौन होते हैं? वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनसे उधार पर माल खरीदा गया है और जिनका भुगतान जो है किया जाना बाकी है, तो उन्हें हम लोग व्यापार लेनदार बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या किया गया है, वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनसे उधार पर माल खरीदा गया है और जिनका भुगतान किया जाना बाकी है, उन्हें हम लोग व्यापार लेनदार बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोग अब 86वें प्रश्न को। देखिए हम लोग 86 प्रश्न कौन सा है, ईमेल का व्यापार में क्या महत्व है? देखिए ईमेल जो होता है प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ईमेल व्यापार में क्या होता है, संचार को तीव्र बनाता है, सुविधाजनक बनाता है और लागत प्रभावी बनाता है, ठीक है ना। देखिए तुरंत जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग तुरंत फैक्स कर दे रहे हैं लोग, तो एक देशों से दूसरे देशों में तुरंत सटाक से पहुंच जा रहा है ना। ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैक्स मशीन का क्या उपयोग है? देखिए 87वां प्रश्न क्या है हम लोग का, 87 प्रश्न, फैक्स
मशीन का क्या उपयोग है, उपयोग क्या है? तो देखिए दस्तावेजों की प्रतियां जो होता है दूरस्थ स्थानों तक भेजने के लिए उपयोग की जाती है ना। दस्तावेजों की प्रतियां को जो है, दस्तावेज की जो प्रतियां होती हैं उनको दूसरे स्थानों तक भेजने के लिए उपयोग की जाने वाली जो मशीन होती है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्स मशीन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्स मशीन। 88 प्रश्न क्या है? देखिए टैली जो हो गया, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ किया जाता है? टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह प्रिय विद्यार्थियों जो है लेखांकन और वित्तीय रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग। तो लेखांकन और वित्तीय रिकॉर्ड, देखिए वित्तीय रिकॉर्ड प्रबंधन में देखा जाए तो मैक्सिमम सभी ऑफिसों में जो है जितना भी लेन देन होता है लिखा जोखा पूरा होता है कैश अमाउंट का, वो पूरा का पूरा जो होता है वो टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर 89वें प्रश्न की ओर देखिए हम लोग का 89 प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन क्या होती है? देखिए पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है विद्यार्थियों? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका उपयोग जो होता है वो खुदरा दुकानों में भुगतान स्वीकार करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो खुदरा दुकानों में भुगतान स्वीकार करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग होता है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। 90 देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का? ऑफिस ऑटोमेशन से क्या तात्पर्य है? ऑफिस ऑटोमेशन से क्या तात्पर्य है? देखिए कार्यालय में प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो होता है दस्तावेज का प्रबंधन करना, संचार और कार्यों को स्वचालित करने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफिस ऑटोमेशन बोलते हैं। ये हम लोग का 90वां प्रश्न हो जाएगा और इंपॉर्टेंट भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 91 प्रश्न की ओर। देखिए 91वां प्रश्न क्या है हम लोग का? 91 प्रश्न जो है बैंक ब्याज कितने प्रकार का होता है? बैंक ब्याज कितने प्रकार का होता है? तो देखिए बैंक ब्याज जो होता है विद्यार्थियों वो दो प्रकार का होता है। बैंक ब्याज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है साधारण ब्याज जिसे हम लोग इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं एसआई, और दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो बैंक ब्याज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 92 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या होती है? ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या होती है? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यह बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा होती है, ठीक है ना। ओवरड्राफ्ट सुविधा जिसमें खाता धारक अपने खाते में उपलब्ध राशि से अधिक धन निकाल सकता है। मतलब कि जो है आवश्यकता से अधिक, मतलब जितना उनके अकाउंट में नहीं है बल्कि उससे ज्यादा अकाउंट भी वो अमाउंट निकाल सकते हैं। ये सुविधा जो होता है वो बैंक ड्राफ्ट के तहत ही मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर फटाक से और देख लेते हैं अन्य प्रश्न को। देखिए हम लोग का 93 प्रश्न क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन ना एटीएम का पूरा नाम होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होता है एटीएम का पूरा फुल फॉर्म होता है। 94 देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? बैंक में एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या अंतर है? देखिए एनईएफटी का मतलब क्या होता है? एनईएफटी के माध्यम से जो होता है फंड ट्रांसफर बैचों में होता है। फंड ट्रांसफर जो होता है वो बैंचों में होता है, जबकि आरटीजीएस जो होता है वो तत्काल और बड़े फंड ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। तो एनईएफटी का मतलब क्या होता है? फंड ट्रांसफर जो होता है वो बैच वाइज होता है, जबकि आरटीजीएस जो होता है वो तत्काल और बड़े ट्रांसफर जो होता है वो तुरंत ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए 95वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों हम लोग का 95 प्रश्न क्या है? बैंकिंग में आईएफएससी कोड का क्या महत्व? देखिए आईएफएससी कोड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आईएफएससी कोड क्या होता है? यह कोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए आवश्यक होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना होता है तो उसमें क्या होता है? आईएफएससी कोड बहुत जरूरी होता है जिससे बैंक शाखा की पहचान होती है। कि जो आईएफएससी कोड देखिए मुख्य रूप से जो होता है वो बैंक शाखा की पहचान के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है ना, ताकि किस शाखा में का अकाउंट से ये पूरा लेन देन हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 96 प्रश्न की ओर हम लोग देख लेते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो होता है यह एक लंबी अवधि की बचत योजना होती है। क्या बोल? अच्छा अच्छा, तो यह एक लंबी अवधि की बचत योजना है जो कर मुक्त ब्याज प्रदान करती है, ठीक है ना। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है पीपीएफ जो होता है वो क्या होता है? यह एक लंबी अवधि की बचत योजना होती है जो कर मुक्त ब्याज प्रदान करती है, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं पीपीएफ बोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसको हम लोग।
लंबी अवधि की बचत योजना है जिसमें क्या होता है, कर मुक्त ब्याज प्रदान करने का काम किया जाता है, इसे हम लोग पीपीएफ बोलते हैं। 97, देखिए बैंक में बचत खाते पर कितना ब्याज मिलता है। देखिए विभिन्न बैंकों में देखिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग तरीके से होता है, कोई निश्चित अमाउंट नहीं है कि बैंक जो है बचत खाते पर इतना ब्याज देगा ही देगा। आमतौर पर अगर देखा जाए तो 2 से 4% तक जो होता है वो ब्याज जो होता है वो बैंक देने का काम करता है। जो भी बचत खाता होता है उस पर 2 से 4% तक देने का काम करता है। 98 प्रश्न क्यों उड़ाते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, फटाफट इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। बड़ी ही परिश्रम के साथ आप लोगों के लिए कंटेंट देखिए बनता है प्रिय विद्यार्थियों, तो उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर जो है शेयर करेंगे। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। तो कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जब आपको मिलता है तो प्रिय विद्यार्थी उसका खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित जरूर कीजिए। निवेशक अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए निवेशक जो होते हैं प्रिय विद्यार्थी निवेश को विविध साधनों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे बैंक में जमा कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, स्टॉक खरीद करके और साथ ही साथ बॉन्ड को खरीद या बेचकर वो जो है निवेशक विविध साधनों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना, निवेश को अपने। बचत खाते और चालू खाते में क्या अंतर होता है, देखिए ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो 99 प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बचत खाते और चालू खाते, देखिए बचत खाता ब्याज देता है जबकि चालू खाता जो होता है वो व्यापारिक लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बचत खाता देखिए मुख्य रूप से जो होता है ये छोटे वर्ग के लोग जो हैं उनके लिए मुख्य रूप से होता है, जो कि अपने जीवन की जमा पूंजी छोटी वो जमा करके रखते हैं और एक बैंक उनको एक निश्चित ब्याज प्रोवाइड कराती है। जबकि चालू खाता जो होता है वो व्यापारिक होते हैं, बड़े लेन देन होते हैं, तुरंत तत्काल मतलब लेन देन पूरा का पूरा, और इस पर ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं क्या, चालू खाता बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और 100वें प्रश्न की, और आज के इस सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा विद्यार्थी। टोटल 100 प्रश्नों की श्रृंखला का आप लोग के साथ डिस्कस किया गया, ठीक है ना। जो पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा उसे पूरे देख लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। एक बुद्धिमान निवेशक को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए बुद्धिमान अगर निवेशक है तो उसको जोखिम का भी ध्यान देना चाहिए, रिटर्न का ध्यान देना चाहिए, तरलता और कर लाभों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं जिसको कि एक बुद्धिमान निवेशक के लिए बहुत ही जरूरी होता है इनका विशेष ज्ञान। तो जोखिम, रिटर्न, तरलता और कर लाभों को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा एक बुद्धिमान निवेशक को। तो प्रिय विद्यार्थियों सब मिला जुला कर जो है पेपर आप लोग का 1 मार्च को बहुत ही बेहतर जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोग को उपलब्ध करा रखे हैं। तो जबरदस्त तरीके से इनको खुद भी लाभ उठाइए इनका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। तो एक काम जरूर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा।